द इंडो फ्रेंच IAS.com साथ हर पल का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए चैप्टर में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं धरती के ओरिजिन के बारे में। तो ये चैप्टर है ज्योग्राफी का एक मस्त सा चैप्टर। और हम लोग बात करें कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट theindoFrenchIAS.com पर जहाँ पे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और 11 12 9 10 11 सारे जितने भी क्लासेस होते हैं यहाँ पे एकेडमिक से सारे कंप्लीट कराए जाते हैं और बहुत अफोर्डेबल वे में। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा धरती है जो बहुत बूढ़ी पुरानी हो गई है। अब इसमें हम लोग क्या ही करते हैं बताइए। तो सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी जो है आपको दिखा दूं, तो आपको आई थिंक क्लियरली विजुअल हो रही होगी थ्योरी। और जैसे कि हमें पता है कि इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस है यहाँ पे। तो एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं लिविंग जो अपने स्टार्स वगैरह होते हैं और प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है और कैसे ये जो सेलेस्टियल थिंग्स हैं ये बनी हैं। और एक्चुअली हम लोग बात करें कि पहले के समय के लोग जो थे, उन्होंने क्या-क्या थ्योरी दी है उनके बारे में बात करेंगे। और इवन कि हम लोग मॉडर्न थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे-कैसे थ्योरीज मानी जाती हैं कि हमारी जो दुनिया है, धरती है या प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मॉडर्न थ्योरीज और जो पुरानी थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अर्ली थ्योरीज के बारे में कि पहले के लोगों की थ्योरी क्या थी कि इंसान कैसे आया। सबसे पहले एक काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको थ्योरीज दिख नहीं रही होंगी वो मेरी वजह से। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं अपने आप को कर लेता हूँ गायब, जिससे कि आपको थ्योरी पूरी दिखाई दे। और इसको मुझे करना पड़ेगा थोड़ा छोटा। अब ये ठीक है। तो आई थिंक आपको अब क्लियरली विजिबल हो रही होंगी थ्योरीज। तो गाइस, अगर हम लोग अर्ली थ्योरीज के बारे में बात करें, उससे पहले हमारे लिए एक चीज बहुत जान लेना जरूरी हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मैं अपनी शक्ल दिखा के बता देता हूँ आपको। तो अभी मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि साइंटिस्ट जो साइंस होती है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी हाइपोथेसिस दी जाती हैं। जैसे कि कोई साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है डे टू डे लाइफ में कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। जैसे कि मान चलिए न्यूटन ने हाइपोथेसिस दी कि न्यूटन ने पहले सोचा कि जो पेड़ था, पेड़ से सेब गिरा तो गिरा क्यों? तो उसको लेकर कुछ अनुमान लगाए जाते हैं सबसे पहले। कुछ थ्योरी तय की जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो बाद में जब धीमे-धीमे समय बीतता है, तो फिर उसको इवॉल्व किया जाता है इन चीज़ों को। उसको लेकर फिर बाद में जब उसको ऊपर प्रूव कर दिया जाता है, तो बस वो लॉस बन जाते हैं। तो ऐसे करके हाइपोथेसिस क्या होती हैं, एक तरीके से अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, ऐसा है तो इसलिए ऐसा होता है, ऐसा है तो इसलिए होता है। तो ये हाइपोथेसिस होती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी हाइपोथेसिस स्टार्टिंग में दी गई थी कि धरती कैसे बनी, क्योंकि हम लोग को ओरिजिन के बारे में तो पता ही करना था कि धरती का ओरिजिन कैसे हुआ होगा। तो इसलिए हाइपोथेसिस स्टार्टिंग में काफ़ी दी गई थी। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग अर्लियर हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे और फिर बाद में मॉडर्न थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो जो भी हमारे लिए सूटेबल होगी हम उसको अपना लेंगे। तो अब मैं जाता हूँ, गायब हो जाता हूँ पहले, फिर मैं आपको थ्योरी अच्छी समझाता हूँ। तो जैसे कि हमें पता है अर्ली थ्योरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी है, इससे पहले जो हमारे फिलोसोफर थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी हाइपोथेसिस दी हैं कि जैसे हमारी धरती है वो कैसे एग्जिस्ट में आई थी। और जो हम लोग बात करें इससे सबसे फेमस ज़्यादा जाना जाता है इमैनुअल कांट को। तो इन्होंने थ्योरी दी है कि भैया हमारी धरती बनी कैसे होगी। और इसको रिवाइज किया था लापेज ने। ठीक है, मैथमेटिशियन थे ये। और 1796 में इन्होंने रिफेस मतलब दोबारा से रिवाइज किया था। और इनका जो थ्योरी थी उसे हम लोग जानते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस की मदद से। ठीक है, तो कांट और लापेज की थ्योरी क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस। तो इसमें प्लैनेट्स जो हैं वो बने हैं किसमें, क्लाउड से बने हुए हैं। और उन्हीं क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। नेबुला क्लाउड्स बोलते हैं। ठीक है। और जो क्लाउड्स मटेरियल है आपस में जुड़ते गए सन के आसपास में और सोलो धीमे धीमे रोटेट होने लगे। तो इसी आर्ग्यूमेंट इसी को माना जाता है कि अर्थ भी ऐसी बनी है। और जो स्कीमेटिक और विज़ियाकार हैं 1950 में दो साइंटिस्ट थे, ओटो और कार्ल। तो ओटो थे हमारे रशिया के और कार्ल थे जर्मनी के। इन्होंने इसे थ्योरी को और रिवाइज किया
और इन्होंने सोलर नेबुला के बारे में बताया कि जो हमारा यूथफुल सन था, यानी कि सन था, वो उसके आसपास में सोलर नेबुला घूम रहा था। और इसमें मेनली बने हुए किससे थे वो, जो क्लाउड था वो किससे बना था, हाइड्रोजन और हीलियम से। और इसी के साथ हम लोग बात करें, जब फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन वगैरह होने लगा, तो वो जो डिस्क थी वो फ्लैट होने लगी और धीमे धीमे उसने एक डिस्क का शेप ले लिया। और जब हम लोग बात करें जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, तो जब ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल से मिलने लगे, तो इसी प्रोसेस को, जो पार्टिकल्स मिल रहे थे, डस्ट पार्टिकल मिल रहे थे, इसी को एक्रिएशन कहा जाता है। तो इसी से हमारे प्लैनेट्स वगैरह बने। अब बारी है मेरे आने की, और इसको मैं आपको हाथों से बता के दिखाऊंगा कि ये चीजें कैसे हुई। ठीक है, तो आप, आई थिंक आपने थ्योरी उतार ली होगी, तो आप बताते हैं कि तब मैं पेन वगैरह अपनी दूर रख दूं और समझाऊंगा मैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले क्या था, नेबुला के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं उठाता हूँ एक सूरज। ये हमारा यूथफुल सन है। तो के धरती कैसे बनी है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो यूथफुल सन था, तो इसके आसपास में हम लोग बात करें, सोलर नेबुला था, इसके आसपास में क्लाउड था, नेबुला बोलते हैं क्लाउड्स को। ठीक है, तो क्लाउड्स हम लोग बात करें कि अब उसमें जो सन के चक्कर लगाने लगी वो, और जब ये सन के चक्कर लगाने लगा वो नेबुला क्लाउड, तो हुआ क्या कि उनके बीच में फ्रिक्शन बढ़ने लगा, घर्षण बढ़ने लगा, कोलिशन होने लगा। जो छोटे छोटे पार्टिकल थे, जो डस्ट पार्टिकल थे, उनके बीच में फ्रिक्शन बढ़ने लगा। फ्रिक्शन बढ़ा तो ये चपट टकराने लगे। तो धीमे धीमे पलटते पलटते वो एक डिस्क का शेप ले लिया उन्होंने। फिर इसके बाद प्लैनेट्स कैसे बने, तो प्लैनेट्स कैसे बने, जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनकी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था और टकरा रहे थे आपस में, तो मिल रहे थे। तो ऐसे बने। और बाद में जो उनके आसपास का मलबा था उसको भी अट्रैक्ट कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो था ही, और साथ में कोलिजन भी करने लगे। तो अब बीच में सन घूम रहा। और सन कैसे बना, सन के बीच में हुआ जब यही पार्टिकल हीलियम और हाइड्रोजन वगैरह टकराए, तो फिर सन का जो फिजन वगैरह होती है, हमारी सन की फिजन वगैरह होती है, वो हुई। और वहां पे जो हम लोग बात करें कि सन के अंदर आज भी फिजन मतलब चल रही है, न्यूक्लियर फिजन, आपको पता ही होगा। और फिर आसपास के जो हम लोग डस्ट पार्टिकल्स थे वो मिलने लगे, आपस में टकरा गए, और वो उनके आसपास में जो भी मलबा आता गया उनसे इकट्ठा होता गया। तो धीमे धीमे ऐसे करके जो प्लैनेट थे वो भी बनने लगे और वो सन का चक्कर लगाने लगे। तो जो प्रोसेस लाखों साल पहले चल रही थी, बिलियंस ऑफ ईयर एगो चल रही थी, वो आज भी चल रही है। और ऐसे करके जो पार्टिकल्स थे वो चिपक गए आपस में आके और प्लैनेट बन गए, और हमें आज की कहानी की पता ही है। तो यही हमारी न्यूक्लियर हाइपोथेसिस पहले काटने दी थी, फिर बाद में काफी लोगों ने इसे क्या किया, मॉडिफाई किया, और इसे रिवाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने बात की रशियन और जर्मन फिलोसोफर के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे इन चीजों को सामने लाया हमारे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये नोट्स लिखिए तो आप लोग लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि अब कैसे भी करके अब हम चल पड़ते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना होगा। अब इसके ऊपर जो हमारे फिलोसोफर थे वो आने लगे कि यूनिवर्स कैसे बना है। तो इसके बाद बिग बैंग की थ्योरी हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस अगली थ्योरी है हमारे पास, वो है बिग बैंग। तो बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये जो थ्योरी है आज के समय पे बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे हम लोग यूनिवर्सल एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और ये 1920 वगैरह में दी गई थी एडविन हबल के द्वारा। और इसमें ये बताया जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि बढ़ते चला आ रहा है, बढ़ते चला आ रहा है। और जैसे ही समय बीत रहा है तो ये अपने आप जो गैलेक्सीज हैं ये एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं। तो ये हो रहा है इसमें। ठीक है, ये बताते हैं। तो इसको समझने के लिए बलून का एग्जाम्पल लिया जाता है कि जैसे मान चलिए कि एक बैलून होता है, तो बलून को जब आप फुलाते हैं, तो उसमें अगर मान चलिए कि आप कुछ हम लोग बात करें, बिंदी रख दी आपने, ठीक है, जिसको गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बिंदी। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे ही आप बलून फुलाते हैं तो फिर जो गैलेक्सीज हैं, जो बिंदु हमने रखे हैं, वो दूर चले जाते हैं, ये चले मतलब दूर होते चले जाएंगे। पर उसके साथ साथ इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें जो लगने वाली बिंदु होती हैं वो भी बड़ी होती हैं अपने साथ, समय के साथ साथ। तो पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है कि गैलेक्सीज इतनी ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं। तो ये इसका थोड़ा हम लोग बात करें नेगेटिव पॉइंट है। बाकी थ्योरी पार्शियली स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत सही मानी जाती है। क्यों क्यों सही मानी जाती है, क्योंकि ये उतना हिस्सा बताता है कि जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, जो गैलेक्सीज हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने आपको पिक्चर बुला ली है, तो इसको समझते हैं। तो जैसे मान चलिए कि ये कोई बलून है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने कोई अलग अलग जगह पर मार्क कर दिए। जैसे मैं इसको फुलाऊंगा तो ये गैलेक्सीज तो बढ़ेंगी ही, पर जो पॉइंट हमने रखे हैं किसी के मतलब किसी भी बलून के ऊपर,
तो वो पॉइंट भी तो अपने आप को एक्सपेंड करेगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो गैलेक्सीज होती हैं वो खुद को एक्सपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पार्शियली सही है, मतलब छोटा सा ऐसा सही है, ओनली पार्शियली करेक्ट है, पूरा बिल्कुल मतलब पूरा सही नहीं है। और हम लोग बात करें कि इससे पहले थ्योरी दी जाती थी स्टेडी स्टेट की, तो स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या थी, इसमें ये था कि जो होयल थे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि इन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्स है वो हमेशा हर एक पॉइंट पर सेम रहने वाला है, कोई एक्सपेंड नहीं कर रहा। तो इसके विपरीत में जो साइंटिस्ट के पास में ऐसा सबूत लगते गए, तो उन्होंने इसको मानना बंद कर दिया। और जैसे कि हमारी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी है, तो इसी को माना जाता है। तो थोड़ी बहुत तो पूरी सही नहीं है, पर थोड़ी बहुत तो सही है ना, इसलिए इसको ज़्यादा मानते हैं। और स्टेडी स्टेट जो थ्योरी थी इसे मानना बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद अपनी अगली थ्योरी आती है, स्टेजेस देखते हैं बिग बैंग के। जो बिग बैंग हुआ था एक्चुअल में वो हुआ कैसे था, ये तो हमने थ्योरी तो पता चल गई कि क्या थी। अब हम लोग देखते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी थी उसके अंदर हुआ क्या था एक्चुअल में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। तो पहले क्या हुआ था स्टेज वन में, कि जितनी भी दुनिया की हम लोग बात करें कि इसको समझते हैं सबसे पहले। तो गाइस ये सारी चीजें हुई कैसे थी, ये मैं आपको डायग्राम बना के बता दूंगा। तो डायग्राम मैं यहीं पे बनाता हूँ। तो सबसे पहले हमसे ये कहा गया, स्टेज वन में हमसे ये कहा गया कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक सिंगल एटम की तरह था। तो पूरा जो भी उसकी डेंसिटी थी वो एक ही जगह इकट्ठी थी। और उसका जो टेम्परेचर था वो इन्फिनाइट था, और डेंसिटी भी कितनी थी, इन्फिनाइट थी। तो सिंगल यूनिट पूरे कंडेंस था, ठीक है। तो कैसे भी करके ये, तो अब जब बिग बैंग हुआ तो ये जो पार्टिकल था, टाइनी पार्टिकल था एटम का, तो इसके अंदर क्या हुआ, धमाका हुआ बहुत करके। तो जो धमाका हुआ तो एक्सपेंशन हुआ। तो ये क्या करने लगा, अपने आप बढ़ने लगा, ठीक है। एक्सपेंशन हुआ बहुत करके। और स्टार्टिंग के 3 मिनट के अंदर, स्टार्टिंग में ये बहुत तेजी से बढ़ा। और मास क्या हो गया, जो एनर्जी थी वो मास में चेंज हो गई। और हम लोग बात करें कि ये अपने आप को एक्सपेंड करने लगा, और 3 मिनट के अंदर वहां पे पहला एटम बना वहां पे। और आगे जो तीसरा पार्ट ये है कि जो एटॉमिक मैटर है, कि आने वाले 300,000 ईयर बाद जो बिग बैंग था, तो धीमे धीमे जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप हुआ। और हम लोग बात करें कि जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा कम हुआ, 45,000 केल्विन कम हुआ। और उसके बाद हम लोग बात करें कि 4,500 केल्विन कम हुआ। फिर उसके बाद जो एटॉमिक मैटर था वो बनने लगा। और धीमे धीमे जो यूनिवर्स था वो क्या होने लगा, ट्रांसपेरेंट होने लगा, यानी कि दिखने लगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं गैलेक्सीज के बारे में, कि गैलेक्सीज वगैरह कैसे बनी, उसके उसके फॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि जो हमारी गैलेक्सीज वगैरह है तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो जो मैटर और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट थी, तो ये पूरी सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पूरी अर्ली यूनिवर्स में सब जगह, इनिशियली सब जगह तो एक जैसी थी नहीं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट तो थी नहीं थी। जो डेंसिटी थी वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग 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 रहे थे। तो ये क्या करते थे, अपने आप को क्या करते थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो धीमे धीमे अट्रैक्ट करने लगे, तो गैलेक्सीज भी ऐसी बनने लगी, जो पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचने लगे अपने आसपास में। तो गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी के अंदर हम लोग बात करें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। और हम लोग बात करें कि जो गैलेक्सी है तो ये बहुत दूर दूर का, बहुत इसका डिस्टेंस थाउजेंड ऑफ किलोमीटर लाइट ईयर होता है। कि हम लोग लाइट ईयर्स में गैलेक्सीज को नापते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज होती है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ये भी बहुत बड़ी है। इसका डायमीटर हम लोग बात करें कि बहुत बड़ा होता है। तो 80,000 से लेकर 15,000 लाइट ईयर तक होता है। तो मतलब एक एवरेज मान ली जाती है कि इतना लाइट ईयर लगती है हमारी गैलेक्सी को खत्म होने में, ठीक है। और नेबुला से स्टार कैसे बनते हैं, तो जो गैलेक्सी होती थी तो वो क्या होती थी, वो एक्यूमुलेट होता है। जो हम लोग बात करें नेबुला होता है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस होती है, तो जो हैवी गैसेस होती हैं बीच में आने लगती हैं, ठीक है। तो जब बड़े से क्लाउड होते हैं उसे नेबुला बोला जाता है। तो जो नेबुला डेवलप कर लेता है, क्लेम्स वगैरह को डेवलप कर लेता है धीमे धीमे। और वो जो मटेरियल होता है बीच में वो इकट्ठा होने लगता है। जो बीच वाला हिस्सा होता है वो जो गैसियस बॉडी, मतलब जो भारी गैसेस होती हैं वो बीच में फ्लूइड होने लगती हैं। और वहाँ पे कंडेंस होने लगता है, या फॉर्मेशन होने लगती है स्टार्स की।
तो जो फॉर्मेशन है स्टार्स की, ऐसा माना जाता है कि ये 5-6 बिलियन ईयर एगो पहले ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज लिखी है लाइट ईयर क्या होती है। तो लाइट ईयर एक मीजर की जाती है डिस्टेंस के लिए, टाइम को बताती नहीं है कि कितना हम लोग लाइट की स्पीड से कितने मतलब कितनी स्पीड से चलें तो हम लोग डिस्टेंस कितनी कवर कर लें। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि डिस्टेंस को नापने का बड़ा तरीका है, यानी कि छोटा हम लोग किलोमीटर वगैरह नापते हैं, उसकी जगह पे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बड़ी प्लैनेट्स की दूरी बात करते हैं जो बहुत बड़ी डिस्टेंस नापती हो, तो लाइट ईयर का फायदा लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.461 इंटू 10 to 12 किलोमीटर होता है। यानी कि जो सन से दूरी है धरती है वो कितनी है, 149,598,000 ये अगर हम लाइट ईयर की टर्म में देखेंगे तब, तो यानी कि 8 पॉइंट जो सन से दूर मतलब लाइट के पर्सपेक्टिव से देखें तो धरती से जो सन होती है, सन की चीज धरती आने में 8.31 मिनट लगते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, लाइट ईयर की पर्सपेक्टिव देखें 8.311 मिनट लगते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के बारे में कि जो फॉर्मेशन है प्लैनेट्स का वो कैसे हुआ, तो उसको समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे कोड में, जैसे रोटेटिंग डिस्क वगैरह जैसे सन वगैरह बनते हैं, तो सन भी क्या है, एक स्टार है, तो वो फॉर्मेशन हो रहे थे उनके बीच में जो लोकल लिम्स वगैरह थी, गैसेस थी, वो भी यहाँ पे इकट्ठी होने लगी, तो आसपास में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उनका चक्कर लगाने लगी, तो वहां पे रोटेटिंग डिस्क की तरह काम कर रही थी, तो इनके बीच में भी गैस का कोर बनने लगा, और ये जब चक्कर लगाती रही तो वहां पे बीच में ही मास एक्यूमुलेट होता गया और आसपास की बंडल्स को ये खींचते गए, तो वहां पे क्या बने, प्लेटोमोनियल्स बने। ठीक है, तो आखिरी स्टेज में जो गैस क्लाउड्स थे वो और कंडेंसेट होते गए, धीमे धीमे जब गैस ठंडी हुई तो वो इकट्ठी होने लगी एक मतलब राउंडेड ऑब्जेक्ट के बीच में, और जो राउंड ऑब्जेक्ट था अब समय के साथ साथ तो वो चिपकने लगा, और उसी चीज को क्या बोला गया, प्लेनेटोमोनियल्स कहा गया। जो लार्ज बॉडीज थी वो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन करने लगा, जो मटेरियल को अपने आप साथ में जोड़ने लगा, और जो प्लेनेट सॉरी प्लेनेट मेल्स थे, और वो बहुत सारे जो छोटी छोटी बॉडी थी वो इकट्ठी होती गई और धीमे धीमे प्लैनेट्स बनते गए। तो फाइनल स्टेज क्या होती है, जो लार्ज नंबर ऑफ जो स्मॉल हमारे प्लैनेट मेल्स थे तो वो स्प्लिट करके कुछ बड़ी बॉडी बनती गई, जैसे हम अंजलि की जैसे ही है छोटा, पहले ये चक्कर लगा रहा, ठीक है, सन के। ठीक है, तो यहाँ पे गैस एक्यूमुलेट होते गए, छोटे छोटे प्लैनेट्स बनते गए, और ये पास में छोटे छोटे प्लैनेट्स मौजूद और थे, इसने इसको अटैक किया, इसने इसको अटैक किया, इसने इसको अटैक किया, तो पूरा एक बन के एक बड़ा प्लैनेट बन गया। तो ऐसे करके जो हमारे प्लैनेट्स थे उनका फॉर्मेशन हुआ। अब धरती वगैरह कैसे बनी इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले लाखों साल पहले हमारी धरती भी क्या एक खाली बंजर रॉकी हॉट ऑब्जेक्ट की तरह थी। तो हमारा एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से हमें बना है। और जैसे कि हमें पता है कि धीमे धीमे इसमें चेंजमेंट हुए कि हमारी धरती कैसे ब्यूटीफुल बन गई। तो क्या क्या चीजें हुई इनके बारे में बात करते हैं। तो जो धरती है उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो जो बाहरी लेयर है हमें पता है एटमॉस्फेयर की, वो आखिरी लेयर क्या है एटमॉस्फेयर, और सेंटर हमारा क्या कोर बना हुआ है। तो जो मटेरियल था ये हम लोग बात करें अब बहुत ज्यादा गर्म हुआ करता था स्टार्टिंग में। ठीक है, और धीमे धीमे समय के साथ जो अलग अलग मटेरियल थे उनके साथ में क्या हुआ, अब उनके बारे में बात करते हैं कि इनमें लेयर वगैरह कैसे बनी और कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी। तो जैसा कि हम लोग धरती के बारे में बात कर ही रहे थे कि हमारी धरती स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा गर्म थी, और जो बाहरी वाला हिस्सा था तो वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। ठीक है, तो इनिशियली क्या हुआ कि जो सन की रेस थी, तो जैसे सोलर रेडिएशन होती है उससे पूरा जो सन स्टॉर्म्स होती है उससे पूरी जल गई। ठीक है, तो और धीमे धीमे उसके अंदर हुआ क्या कि जैसे ही समय के साथ साथ बीच वाला जो पार्ट था वहां पे जो डेंसिटी थी, जैसे कोई मटेरियल है तो जिसकी डेंसिटी थी वो अंदर की तरफ जाने लगा, और जो मटेरियल हल्का था वो बाहर की तरफ आने लगा। तो उसकी डेंसिटी के हिसाब से ये चीजें होने लगी। तो हैवियर जो मटेरियल था वो जैसे आयरन हुआ वो अंदर की तरफ जाने लगा, सेंटर की तरफ जाने लगा, और जो हल्का मटेरियल था वो बाहर आके ठंडा मटेरियल मतलब जो हल्का मटेरियल था वो बाहर आने लगा। ठीक है, समय के साथ साथ धीमे धीमे हुआ क्या कि जब चीजें ठंडी हुई समय के साथ तो बाहर वो क्रस्ट बनने लगा धीमे धीमे। और हम लोग बात करें कि जो लेयर्स था तो उसमें लेयरिंग वगैरह कैसे आई, तो इसके बारे में बात करते हैं। जब तक मून वगैरह बन रहा था
तो इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, हमारी धरती और ज़्यादा गर्म हो गई, तो इसमें अलग-अलग लेयर की फॉर्मेशन हुई और वही बात चल रही थी कि इसमें हम लोग बात करें अलग-अलग लेयर बन गई, जैसे कि एक ये भी चीज़ समझ लीजिए कि जो भी मटेरियल अंदर धरती के अंदर है, तो जितनी आप लोग गहराई में चले जाएँगे धरती की, तो उतने ही जो मटेरियल मिलेंगे, तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा पाई जाएगी। तो जो अंदर मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कोर वगैरह के अंदर में, तो उनकी डेंसिटी कितनी है? बहुत ज़्यादा डेंसिटी है और बाहर जैसे ही बाहर क्रस्ट की तरफ आते चले जाएँगे, ऊपर की तरफ आते जाएँगे, तो उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इसी प्रकार वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स बन गई, जैसे क्रस्ट हुआ, मेंटल हुआ, उनको हम लोग आगे बात करेंगे। आउटर कोर हुआ, तो जैसे कि मैं आपकी थोड़ा बहुत समझाइए बता दूँ, तो जो बीच वाला सॉलिड पार्ट है, तो ये क्या है? कोर है। इसके बाहर वाला मेंटल होता है, जो लिक्विड फॉर्म में है और बाहर वाली जो क्रस्ट है, तो वो क्रस्ट जानते ही हम लोग, तो ये सॉलिड फॉर्म में होती है, तो ये बाहर की लेयर है, ठीक है? और इनर कोर, कोर, आउटर कोर, मेंटल सब ऐसी लेयरिंग वगैरह बन गई, ठीक है? और इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। और हम लोग बात करते हैं कि जीवन कैसे आया धरती पर। तो गाइस अपना अगला टॉपिक रहने वाला है, वो है एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, कि हमारी धरती के अंदर जीवन आया तो आया कैसे? क्योंकि अगर अगर हम लोग बात करें कि पानी आनी नहीं होगा तो फिर हम लोग कैसे रह पाएंगे? तो इसलिए पानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए एटमॉस्फेयर का बनना और हाइड्रोस्फीयर का बनना पड़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि चीज़ें कैसे खत्म हुई। सबसे पहले हम लोग बात करें जो प्रेजेंट कंपोजिशन है अर्थ की आज के समय पर, वो हम लोग बात करें जो एटमॉस्फेयर की जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है प्रेजेंट समय पर। पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्टेज में है, तो इनिशियल स्टेज ये नहीं थी। इसके अलावा हम लोग बात करें, हमारा जो हम लोग बात करें कि प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, वो ऐसा नहीं था। वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ था। तो जैसे ही हम लोग बात करें सोलर स्टॉर्म्स वगैरह चलने लगे, उसके साथ वो खत्म होता गया और धीमे-धीमे जो हमारा वोल्केनिक इरप्शन हुई, तो डीगैसिंग वगैरह हुई, उनसे हम लोग बात करें कि जो आज का एटमॉस्फेयर है धीमे-धीमे बना। कैसे बना? अब उनको 3 स्टेजेस में समझते हैं। तो एटमॉस्फेरिक डेवलपमेंट समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्टेज 1 की, तो जो हमारा मोरेडियल एटमॉस्फेयर था, वो कैसे खत्म हुआ? जो अर्ली एटमॉस्फेयर था, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम थी, तो ठीक है, तो इससे बना हुआ था। और हम लोग बात करें कि जब सोलर विंड्स वगैरह हुई, तो इससे हम लोग देखने को मिला कि जो धरती थी, केवल धरती नहीं थी, बाकी जो जितने भी जो रॉक से बने हुए प्लैनेट्स थे, जैसे धरती हुई और बाकी सबका जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, वो सब के सब खत्म कर दिया गया सोलर विंड्स के थ्रू, ठीक है? फिर क्या हुआ? डीगैसिंग। दूसरी स्टेप क्या है? डीगैसिंग। तो डीगैसिंग क्या है? तो ये सेकंड स्टेज है अपनी। यहाँ पे क्या हुआ कि डीगैसिंग का मतलब क्या होता है कि जो अंदर का जो वोल्केनिक इरप्शन वगैरह थी, धीमे धीमे जब हमारी धरती ठंडी हो रही थी, तो गैस हुई, वाटर वेपर हुआ, ये जो इंटीरियर सॉलिड था, अंदर के अंदर सॉलिड भरा हुआ था, उससे निकलने लगी। जैसे आपको पता है कि कोई, जैसे हम लोग बात करें कोई गर्म चीज जब ठंडी होती है, तो उससे क्या बुलबुले निकल के गैस निकलने लगती है बाहर। तो वैसा ही हम लोग बात करें, डीगैसिंग में वाटर वेपर भरा था और गैसेस भरी हुई थी धरती के अंदर, इंटीरियर सॉलिड के अंदर, तो वो सब निकलने लगी। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि ऐसे ही हमारा जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, ऐसी ऐसी तरीके से बना। और जो एटमॉस्फेयर बन रहा है हमारा, तो वो किससे बना था? लार्जली वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सब धीमे धीमे निकली और बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह निकली। तो ऐसे ही प्रोसेस चलती रही, जो गैसेस थी निकलती रही इंटीरियर से। और वही जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस है गैसेस का निकलना और इंटीरियर अर्थ से, तो इसी को डीगैसिंग बोला जाता है, ठीक है? और ये वोल्केनिक इरप्शन कंटिन्यू चलती रही और इससे वाटर वेपर निकलता रहा और गैसेस एटमॉस्फेयर में निकलती रही। फिर हम लोग बात करें और जो हमारे ओशियंस वगैरह थे, तो ये कैसे बने, इसके बारे में बात करते हैं। तो तीसरी स्टेज है कंडेंसेशन। तो धीमे धीमे हम लोग बात करते हैं कि जो जैसे ही अर्थ ठंडी हुई, तो वाटर वेपर रिलीज हुआ और जो कंडेंस होना जमना स्टार्ट हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड था एटमॉस्फेयर के अंदर, वो डिसॉल्व हो गया रेन वाटर के साथ में, तो बारिश वगैरह होने लगी थी, टेम्परेचर डिक्रीज करने लगा धीमे धीमे। तो जो काफी सालों तक क्या नाम बारिश होती रही। और जब जो जो समुद्र थे, जो बड़े बड़े गड्ढे थे, तो वहां पे क्या हुआ, जो बारिश का पानी था वो इकट्ठा होता गया, लाखों साल बीत गए, मतलब समय के साथ साथ, तो ओशियन वगैरह फॉर्म्ड हो गए। तो हम लोग बात करें फॉर्मेशन, अर्थ फॉर्मेशन के बाद हमारे जो ओशियन थे, तो वो बनने हो गए, ठीक है? तो बस लास्ट फेज है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ के भैया, जैसे ही धरती इवॉल्व हुई, तो समुद्र के अंदर हम लोग बात करें लाइफ इवॉल्व हुई। और ठीक है, तो इनिशियल जो लाइफ थी वो कहाँ पे डेवलप हुई? तो वो डेवलप हुई थी हमारी ओशन के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे डेवलप हुई और टाइमलाइन क्या थी इसकी। तो केमिकल ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें, तो एक बार चेक कर लूं, हाँ आई थिंक क्लियरली दिख रहा है आपको।
तो केमिकल वर्जन यही है कि जो मॉडर्न साइंस है वो रेफर करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि हम लोग बात करें, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स असेंबल हुए साथ में, और हम लोग बात करें अपने आप को डुप्लीकेट करने लगे और कन्वर्ट करने लगे। मैटर से हम लोग बात करें लिविंग सब्सटेंस बनने लगे, और धीमे धीमे ऐसे फॉसिल हमें एग्जिस्टेंस भी अभी आज भी देखने को मिलते हैं कि जो लाइफ एग्जिस्ट करती थी प्लेनेट पर वो अलग अलग पीरियड पर कैसे थी। तो ये रॉक्स वगैरह के ऊपर फाउंड करते हैं जो माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्लू एल्गी हमें वहाँ पे समुद्र के अंदर मिली, तो इनकी फॉर्मेशन उस वहाँ पर कैसी हुई होगी। तो जैसे कि हम लोग बात करें आज जैसे लाइफ देखने को मिलती है, तो हमें ऐसा आइडिया पड़ जाता है कि हाँ कैसे कैसे उनकी लाइफ एक्चुअल में रही होगी। तो करीब 3,000 मिलियन ईयर पहले जो फॉसिल्स हैं वो हमें आजकल आज भी देखने को मिलते हैं। तो अब टाइमलाइन कैसे लाइफ को देखते हैं कि टाइमलाइन कैसी है, लाइफ कैसे इवॉल्व हुई। 3,800 मिलियन ईयर है जो प्रिमिटिव लाइफ थी वो वेकन हुई। तो जैसे हम लोग छोटे छोटे सेल्स में डेवलप होना स्टार्ट हुए, फिर 2.5 से 3,000 मिलियन साल पहले जो फोटोसिंथेसिस थी वो इवॉल्व हुई। धीमे धीमे 2,000 मिलियन एगो जो ओशियन थे वो सैचुरेटेड होने लगे, उससे ऑक्सीजन वगैरह फ्लड करने लगी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो फिर बाकी फर्दर प्रोसेस हमें पता ही है कि चीजें कैसे डेवलप हुई। ठीक है, और इसी के साथ उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो, और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो, और हो सके तो आप लोग मेरी जो वेबसाइट है द एंड ऑफ फ्रेंच आईएएस उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लेक्चर्स हैं, और जितने भी स्कूल की तरफ से आपको 11 12 जितने भी लेक्चर्स होते हैं सबके सब मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और जो प्राइजेस है बहुत सस्ती रहने वाली हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।